हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भारतीय नागरिकता के विषय में बात करने जा रहे हैं। भारतीय नागरिकता, जिसे आप लोग इंडियन सिटीजनशिप के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी फॉर्म भरते होंगे, इवन एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरते होंगे, कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरते होंगे, तो आप वहां पे बड़े गर्व के साथ अपनी नागरिकता का जिक्र करते हैं कि हम क्या हैं, इंडियन हैं। अब ये इंडियन नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, आखिर किन कारणों से हमारी इंडियन की नागरिकता जो है वह समाप्त हो सकती है, और अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो वो कैसे प्राप्त करेगा, हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कहाँ किए गए हैं, उन सभी के विषय में आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए, कमर कस लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए और बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन सिटीजनशिप पर। ठीक, तो देखिए, इस इंडियन सिटीजनशिप के अंतर्गत बात करें कि सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किस जगह किया गया है। तो किस जगह किया गया है, तो संविधान के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में इंडियन सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। कहां किया गया है, तो पार्ट 2 में। कहां पर, पार्ट 2। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़े तो हमारे देश में जो नागरिकता प्रदान किया गया है वो कैसी नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता दी गई है। अब ये एकल नागरिकता क्या है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से प्रेरित है। मैंने आप लोगों को अपने पूर्व की क्लास में बताया है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो रहा था, उस टाइम संविधान सभा ने कई सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। कई सारे देशों की बात करें तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उसके बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया है। अब ऐसे में जो नागरिकता के विषय की बात थी वो कहां से प्रेरित है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहां से, तो ब्रिटेन के संविधान से ये प्रेरित है। और कैसी नागरिकता है, तो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये एकल नागरिकता क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हम जनता जो नागरिक हैं भारत के, वो कैसे नागरिक हैं, भारत के नागरिक है, भारत संघ के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग राज्यों के नागरिक हैं। जैसे हम ये नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, हम गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के यहाँ के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है। हम क्या है, भारतीय हैं। क्या लिखते हैं आप लोग, भारतीय लिखते हैं ना, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रॉपर भारत संघ की नागरिकता लेते हैं। यानी कि भारत में केवल संघ की नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं लेनी होती है। और ये कहाँ की व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था थी, वहीं से प्रेरणा लेकर के हमारे संविधान में भी इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसके विपरीत आपको एक एग्जांपल दें, अमेरिका का एग्जांपल आता है। किसका, अमेरिका का। ठीक है, बात करें किसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था की गई है, दोहरी नागरिकता की। ठीक, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अब इसमें क्या करना होता है, तो इसमें जो अमेरिकी नागरिक है वो एक अमेरिका का नागरिक है ही, साथ ही साथ क्या, वो अमेरिका के किसी राज्य, किसी प्रांत का भी नागरिक होगा। जैसे कोई सैन फ्रांसिस्को का नागरिक है, कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है, ये अमेरिका के प्रांत हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम केवल भारत के नागरिक होते हैं, हम भारत की नागरिकता ले लेते हैं, फिर जहां मन हो, किसी भी राज्य में बसने का मन हो, आराम से जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते टहलते हैं।
हमें किसी भी प्रकार की वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका की कंडीशन क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। वहाँ पे एक अमेरिका की नागरिकता लेनी ही है और साथ ही साथ किसी एक प्रॉपर वहाँ के स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब केवल प्राकृतिक व्यक्ति को, ये क्या है, नागरिकता केवल जीवित प्राकृतिक मनुष्यों को दी जाती है। ठीक, भारत में जो नागरिकता प्राप्त होती है केवल हम मनुष्यों को दी जाएगी, इंसान को दी जाएगी, न कि कोई कंपनी को दिया जाएगा, कोई संगठन को दिया जाएगा, कोई निगम को दिया जाएगा। ठीक, तो भारत में क्या है, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ बात करें कि इसके नोडल अथॉरिटी की बात करें। ठीक, नोडल मंत्रालय कि आखिर इसका नोडल मंत्रालय क्या है, तो गृह मंत्रालय। कौन है नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय है। ठीक, ये गृह मंत्रालय ही नागरिकता से संबंधित अगर कोई नियम कानून बनाना होता है तो गृह मंत्रालय ही नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाता है। यानी कि ये क्या है, ये नोडल मंत्रालय है, नोडल अथॉरिटी है। ठीक, अब मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। अब एक एक करके आर्टिकल हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, फिर 6 क्या कहता है, फिर 7 क्या कहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिकता के अनुच्छेद 5 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। अनुच्छेद 5। ठीक, अनुच्छेद 5 जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय हमारे देश के जो नागरिक माने गए थे उनकी नागरिकता की बात करता है। यानी कि बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 में भारत में जो लोग रह रहे थे उनके नागरिकता के विषय में। ठीक, ये रहा आर्टिकल 5। उसके बाद हम आगे बढ़े और बात करें आर्टिकल 6 किसकी बात करता है, तो पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के अधिकार के विषय में बात करता है। ठीक, किसके विषय में बात करता है, जब भारत पाकिस्तान के बंटवारा की बात चल रही थी तो बहुत सारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत आए थे। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 6 उन्हीं लोगों की बात करता है जो विभाजन के समय में पाकिस्तान में रह रहे थे और पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके नागरिकता के विषय में। ठीक, अब बात करें आर्टिकल 7 की, तो आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7 ये किसकी बात करता है, तो पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के अधिकारों के विषय में। अब ये क्या है, तो देखिए 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए लोग। अब ये क्या है, देखिए चारों तरफ गर्माहट का माहौल था, भारत विभाजन की बात चल रही थी। ऐसे में कुछ लोग जो भारत रह रहे थे वो लोग भी भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे वो भारत आए। तो ऐसे में जो लोग भारत में रह रहे थे, भारत के क्षेत्र में रह रहे थे और पाकिस्तान गए और वहां की स्थिति परिस्थिति को देखा, फिर उन्हें एहसास हुआ कि अरे यार हम तो गलत कर दिए, ऐसा करो वापस लौट चलते हैं अपने देश, भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो अब एक बार वो पाकिस्तान में गए लोग, अब पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गए रहने के लिए। तो ऐसे लोगों की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 7 और ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता दिया गया है। भाई कहा जाता है ना कि शाम को भूले सुबह का भूला, अगर शाम को लौट करके आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो भाई हमारे देश के लोग हैं,
भूलवश पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस समय रहते लौट करके चले आए, तो चलो उनको भी नागरिकता दे दिया जाए। तो ये है आर्टिकल 7। अब आगे बढ़े और बात करें किसकी, आर्टिकल 8 की, ठीक है, अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग अब्रॉड, यानी कि विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है। क्या अविभाजित भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विशेष पंजीकरण अधिकार। अब ये क्या है कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय भारत के नागरिक थे, फिर बाद में ये भारत छोड़ करके कहीं और चले गए, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। मूल रूप से तो भारतीय है लेकिन इन्होंने कहीं और की नागरिकता ले ली है, किसी और देश में रहते हैं। अब ऐसे लोग वापस भारत में आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं पंजीकरण के माध्यम से। ठीक, तो ये है आर्टिकल 8। अब बात करें आर्टिकल 9 की। तो आर्टिकल 9 जो है विदेशी नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्ति की बात करता है। ठीक, अगर भारतीय लोग स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो ऐसे में हमारे देश, हमारे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल 9 कहता है। आगे बढ़े, बात करें आर्टिकल 10 की। तो आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के विषय में बात कहता है, यानी कि नागरिकता जो लोगों को प्राप्त है वो ऐसे ही छीनी नहीं जा सकती जब तक संसद इसके विषय में कानून न बनाए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे ही छीन लिया जाए। वो भारतीय है तो भारतीय ही रहेगा, तब तक भारतीय रहेगा जब संसद इसके लिए कोई स्पेशल कानून न बनाए। यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का राइट किसके पास रहा, संसद के पास रहा। और यही आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के विनियमन हेतु कानून बनाने का विशेष और सर्वोच्च अधिकार है। ठीक, तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद यानी कि पार्लियामेंट को यह राइट दिया गया कि वह सिटीजनशिप के मुद्दे पर कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। और मैंने बताया कि संसद के पास राइट रहे और कानून न बनाए, ये कैसे संभव है। भाई संसद का काम ही है कानून बनाना, तो वो तो कानून बनाएगा ही। अपने इसी अनुच्छेद द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद जो है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसने इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के एक कानून बनाया, जिसे क्या नाम से जानते हैं, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जानते हैं। 1955 क्यों? क्योंकि ये साल 1955 में बनाया गया था, साल 1955 के अंतर्गत बनाया गया था, इसलिए हम लोग इसे नागरिकता अधिनियम 1955 जानते हैं। ठीक, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बना है कि नागरिकता अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, तो 1955 में पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही किस प्रकार से नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, इसका विस्तृत वर्णन इस एक्ट के अंतर्गत किया गया। ठीक, तो आइए अब इस ये एक्ट जो है वो क्या कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो ये एक्ट जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकारों की बात करता है। किसकी बात करता है? तो 5 वे टू एक्वायर, 5 प्रकार की बात करता है जिससे इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें से पहला आता है बाई बर्थ, जिसमें हम लोग बाई बर्थ ही है। हमें लगता है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वो बाई बर्थ ही इंडियन है। हम लोगों ने इंडियन की नागरिकता अन्य तरीकों से नहीं ग्रहण किया है, क्योंकि हमारे माता पिता इंडियन रहे हैं, हमारे दादी दादा इंडियन रहे हैं, तो हम भी इंडियन हो गए। तो बाई बर्थ यानी कि जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? वह भारतीय होगा, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये है बाय बर्थ नागरिकता। ठीक,
बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है, बाय डिसेंट यानी कि वंशानुगत आधार पे भारत की नागरिकता। अब ये क्या है, तो भारत के बाहर जन्म होने पर बशर्ते माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो। मान लीजिए आपके मम्मी पापा कहीं बाहर घूमने गए हैं, अमेरिका घूमने गए हैं, भाई जाएंगे तो अमेरिका घूमने जाएंगे, क्यों नेपाल और भूटान की बात करें, ठीक। तो मान लीजिए आपके माता पिता घूमने गए हैं अमेरिका, अब वहाँ पर अमेरिका में आपका जन्म हुआ हो, तो ऐसा तो है ना कि फिर आपको अमेरिका की नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई जन्म तो आपका अमेरिका में हुआ। नहीं, आपको फिर भी भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, इसलिए वंशानुगत आधार पे आपका जन्म अमेरिका में ही क्यों न हुआ हो, लेकिन आपको नागरिकता भारत की मिलेगी, अमेरिका आपको नागरिकता नहीं देगा, ठीक। तो ये है वंशानुगत आधार पर नागरिकता। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो भारत की नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वालों के लिए। कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, अभी तक अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है, जर्मनी में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, भारतीय मूल का है, यानी कि उसके पूर्वज भारत के थे लेकिन अभी वो अन्य देश में रह रहा है, तो भाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या कोई विदेशी व्यक्ति वो किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह कर लेता है, तो भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोनिया गांधी का एग्जाम्पल एकदम साधारण एग्जाम्पल है। सोनिया गांधी इटली की रहने वाली, इन्होंने भारतीय व्यक्ति राजीव गांधी से शादी किया और भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त किया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करें चौथे प्रकार की कि आखिर कौन सा चौथा वे है जिससे इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिकरण द्वारा। इसी को आपको कहीं कहीं देसीकरण भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इसी को कहीं कहीं आपको देसीकरण के द्वारा, ठीक है। तो देसीकरण भी शब्द पढ़ने को मिलेगा और प्राकृतिकरण भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक। और इंग्लिश में मतलब एक ही होता है, नेचुरलाइजेशन, ठीक। तो कोई विदेशी नागरिक जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वह देसीकरण के माध्यम से, प्राकृतिकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे भारत में सामान्य तौर पे लगभग 12 वर्ष यहाँ पे रहना होगा और उसके बाद देसीकरण के माध्यम से वो भारत की नागरिकता प्राप्त करता है। अब पांचवा बात करें, ठीक। तो पांचवा क्या है? क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। क्या है? क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, ठीक। ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि भारत ने उसे जीत लिया, या कहें भारत ने उसे मिला लिया, उस क्षेत्र को मिला लिया। अब उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उन्हें ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो ये 5 प्रकार हैं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इन 5 प्रकार का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये इन 5 में जो विकल्प नहीं होगा वही होगा आपका आंसर, ठीक। तो ये है 5 प्रकार। अब नागरिकता कैसे प्राप्त होगी ये तो आपको पता चल गया। अब आइए बात करते हैं कि आखिर हमारे इस नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, ठीक। तो 5 प्रकार है जिन प्रकारों के आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, और 3 ऐसे आधार हैं जिनके माध्यम से हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो सकती है, हमारी नागरिकता को छीना जा सकता है। तो कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, आइए देखते हैं। एक तो हो गया क्या? स्वैच्छिक त्याग। हम
अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। भाई हम अब इंडियन नहीं रहना चाहते हैं, हम कहीं दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं, उस देश की हम नागरिकता लेकर के यहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो हम अपने देश की नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं। दूसरा बात करें स्वतः समाप्ति। कैसे स्वतः समाप्ति होगी भारत की नागरिकता की? अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, ऐसे में हमारे देश की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वह समाप्त हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जब एकल नागरिकता का प्रावधान है और हम किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या होगा? हमारी जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक। और तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? सरकार द्वारा वंचित किया जाना, यानी कि सरकार हमारी नागरिकता छीन ले तब भी हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब सरकार छीनती कैसे है नागरिकता? ठीक, तो केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्यतः समाप्ति। ठीक है, किन किन आधारों पे नागरिकता छीना जा सकता है? तो एक तो आपने जो नागरिकता प्राप्त किया है वह धोखाधड़ी या झूठे दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किया है। ठीक, तो धोखाधड़ी, भाई भारत के नागरिक आप थे नहीं और कोई झूठा कागज ले आए और उसको दिखा करके आपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, फिर बाद में पकड़े गए, तो ऐसे में भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा, संविधान के प्रति अनादर या देशद्रोह प्रदर्शित करने पर। आप हमारे जो संविधान है उसको मानने से इनकार कर दीजिए, उसका अनादर कर दीजिए, या ऐसा कोई कार्य कर दीजिए जो देशद्रोह कहा जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी नागरिकता जो है वह छीनी जा सकती है। ठीक। तीसरा, युद्ध काल में शत्रु देश की गैर कानूनी सहायता की गई हो। ठीक, जैसे भारत चीन के साथ जब युद्ध चल रहा था, ऐसे में आप किसी चीनी व्यक्ति की या सैनिकों की सहायता कर दी, तो ऐसे में भी सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक, अब देखिए, आपको पता है कि हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश के व्यक्तियों को और विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनमें से ये जो कुछ अधिकार हैं इनमें से कुछ अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार हैं, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो अधिकार? तो 5 विशिष्ट मौलिक अधिकार हैं जो क्या केवल और केवल क्या केवल भारतीय नागरिक जो हैं उन्हीं को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को। कौन कौन से? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब देखिए, इसी के साथ साथ एक चीज और जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भाग 3 में। ठीक, तो संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इन मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। अनुच्छेद 15 एक एक करके बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 भेदभाव से संबंधित है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके मूल वंश, जात, लिंग, जन्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि ये क्या है? भेदभाव के विरुद्ध है। ठीक, वहीं बात करें अनुच्छेद 16, वह किससे संबंधित है? तो यह क्या कहता है
कि सरकारी नौकरियों में यानी कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक, किसकी बात करता है? सार्वजनिक रोजगार में सरकारी नौकरियों में अवसर के समानता की बात करता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 19, ये किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, बोलने की आजादी देता है, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी देता है अनुच्छेद 19। वहीं बात करें अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30, ये जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये दो जो आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और अल्पसंख्यक वर्गों को क्या करते हैं? ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं, उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचानों की रक्षा करते हैं। ठीक, तो ये है वो 5 आर्टिकल जो केवल और केवल भारतीय इंडियन को ही प्राप्त है। ठीक, अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में नागरिकता को लेकर के कुछ अपडेट किया गया। कब किया गया? तो यह 2019 में किया गया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब हम इसके विषय में बात करेंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से 6 समुदाय, कौन कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में क्या किया गया? शीघ्रता किया गया कि ऐसे 6 धर्म के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द नागरिकता दिया जाए, उनको नागरिकता देने में तेजी लाया जाए। ठीक, आपको पता है कि जब बात बांग्लादेश की होगी, अफगानिस्तान की होगी या पाकिस्तान की होगी, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम जो वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो ऐसे में ये जो पीड़ित लोग हैं वो भारत आते हैं और कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। ऐसे में क्या है कि उनको नागरिकता देने में शीघ्रता करनी है। ठीक, तो ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक, और इसी के साथ नागरिकता से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, उन सभी पॉइंट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। और आज नागरिकता से संबंधित हमारी ये क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।